2014 का वो साल, अच्छे दिन जब एक इंसान ने देश की जनता से खोखले वादे किए, देश में नफरत फैलाने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। क्या कभी सोचा था कि देश पर 155 लाख करोड़ कर्ज हो जाएगा? क्या कभी सोचा था कि देश पर इतना कर्ज हो जाएगा कि 11 लाख करोड़ हर साल ब्याज चुकाना पड़ेगा? क्या कभी सोचा था कि बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल जाएगा? क्या कभी सोचा था कि भूखमरी के इंडेक्स में भारत भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे रह जाएगा? क्या कभी सोचा था कि गैस सिलेंडर 1300 रुपए हो जाएगा? क्या कभी सोचा था कि भारत में बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या कभी सोचा था कि 19 करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या कभी सोचा था कि चीन भारत की 1000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा कर बैठ जाएगा? क्या कभी सोचा था कि देश के 10% पूंजीपति देश के 80% रिसोर्सेज पर कब्जा जमा लेंगे? ये सब 9 सालों में हुआ है। मोदी जी ने किया है जो आपने कभी सोचा नहीं था। मोदी ने उसे 9 सालों में कर दिखाया। अमित शाह ने मोदी के बारे में बहुत सही कहा था, जरा आप भी सुनिए। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। कौन है आपका मैनेजमेंट कौन है? सीनियर मैनेजमेंट। तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना। अथॉरिटी तो इनके पास है ना। अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा ब्रेड से नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। यात्रा करके बनेगा तो चलिए। नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ। आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना। बिल्कुल है। आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। Exactly। अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी सुनो हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनिए। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट फर्स्ट क्लास का है। सुनिए आपको इतना मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे। मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। चलो दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। पेट गुजारा नहीं हो पाता और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले सब, यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में? किराए पर रहते हैं। कितना किराया है? 4000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा है। रिलीफ कैंप पहुंचे। यहाँ सांसदों ने हिंसा पीड़ितों से बात की और मणिपुर की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखा। हमारे घर की माँ बहन के लिए प्राइवेसी तक नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा करते लेकिन उनको भी प्राइवेसी नहीं है। ये कौन सा जहान्नाम में हम आ गया। हमने सिर्फ इनको ये भरोसा दिलाया है
कि आप ये मत सोचो कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश उसी दिशा में है। सभी सांसद यहां 30 जुलाई तक रहेंगे और 3 महीने से जारी हिंसा के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय भी देंगे। इधर मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने 29 जुलाई को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पर टीएमसी सांसद सुष्मिता देवी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। आज 90 दिन बाद आप सीबीआई दे रहे हैं, इसका मतलब आइदर गृह मंत्री के पास कोई आईबी रिपोर्ट नहीं था और वो टीवी पे तो बोल रहे हैं हम रिव्यू कर रहे हैं। तो सीबीआई आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं दिया? राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मैतेई समुदाय की महिलाओं की तरफ से बुलाए गए प्रोटेस्ट में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। सभी ने राज्य में शांति की अपील की और कहा कि कुकी समुदाय के लिए प्रशासन अलग से कोई नियम न बनाए। फोन कॉल आता है, क्या लगता है वो मैं समझता हूँ। तब तक सेवा ही में जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करके हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम और मजबूती से लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। I came to India in 1968 as the daughter-in-law of Indira Gandhi. This is my home. This is my country. It is here in my country, India. It is in its earth. The blood of my loved one is mingled. It is here that I will breathe my last, and it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. I was brought up by 2 very brave and strong women. The first was my grandmother Indira Ji. I was 8 years old when she lost her son. Her son was only 33 years old. But the very next day, she got up and went to work to serve her nation. That was the sense of duty she had. That was her inner Shakti. That her heart was broken. She had lost her child. But she put her country first and she went to work the next day. I was brought up by my mother, Sonia Ji. At the age of 21, she fell in love with my father, Rajiv. And she came all the way from Italy to India to get married to him. And at the age of 44, she lost her beloved husband. And even though she disliked politics, she took the path of service to the nation and she served India for all of her life till today when she is now 76 years old. मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। How you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? The single biggest learning experience of my life was my father's death. There is no bigger experience than that. Now, I can look at it and say, the person who, or the force that killed my father caused me tremendous pain. Sure, it's correct. As a son, I lost my father. Many of you would have. And that's very painful. But then I can't get away from the fact that that same event also made me learn things that I would have never ever learned otherwise. As long as you're ready to learn, it doesn't matter how nasty people are or how evil people are, as long as you're ready to learn. हम इस देश के
लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस देश की नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। Understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is, and you are fiddling with something very, very dangerous. राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से देश को एक उम्मीद दी, लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया। मोहब्बत के इस पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए आज पूरा इंडिया एक साथ खड़ा है। किसान, मजदूर, महिला, दलित के उत्थान के लिए, हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए, जो इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, उन्हें हराने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया एक साथ खड़ा हुआ है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।